सभी साथियों वंदे मातरम। आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, जो भी हमारे भाई बहन यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन भी भाई बहन का जो है मैथ फ्रैक्शन वीक है, उन सब लोगों के लिए रात में डेली हम जो है 9 बजे लाइव आकर के क्लास आपकी स्टार्ट करते हैं। तो आप सब लोग जो है हमारे साथ जुड़कर जो है आप अपनी इस मैथ की वीकनेस को फिनिश कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ पर पढ़ाने का प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, वो होगा थॉट प्रोसेस, ठीक है ना। यानी कि सवाल को पढ़कर जो है आप जो है मेंटली जो है क्वेश्चन को कैसे ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, उसको हम लोग इस जो है आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने जो है कुछ प्यारे प्यारे सवाल जो है लिखे हुए हैं। आप लोग जो है उन प्रश्नों को समझकर जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जो है आंसर जो है क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और तो साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। यदि a + 1/a बराबर 3 हो तो a² + 1/a² का मान बताइए कितना होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को जो है थॉट प्रोसेस से आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, ये बीजगणित का सवाल है, अलजेब्रा का प्रश्न है। तो ये भी इस टाइप के भी प्रश्न जो है टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्जामों में देखने को मिलते हैं हमें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्लस से हम बेटा प्लस में जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है इसका आप स्क्वायर करें और 2 को माइनस कर दें, सीधा आंसर आपके सामने आएगा यहाँ पर, ठीक है। पहला विकल्प जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। अब ये 2 कहाँ से आए हैं, तो आपने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, वहाँ पर जो 2a भी होता है वही 2 यहाँ पर है ये, ठीक है ना। तो इसका हमने शॉर्ट जो फार्मूला बनाया है वो ये है कि a² - 2, यानी कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आप जो है स्क्वायर करके 2 को माइनस कर देते हैं तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है कि 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 को आरोही क्रम में लिखने पर चौथे भिन्न कौन सी आएगी। तो देखिए, जब भी भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में आपको लिखना है, छोटी भिन्न बतानी है, बड़ी भिन्न बतानी है, तो आप अंश और हर के बीच में अंतर को देख लीजिएगा। यहाँ पर अंतर को आप देखेंगे तो 3 दिखाई देगा, यहाँ पर अंतर 5 दिख रहा है, और यहाँ पर भी अंतर 5 है, और यहाँ पर अंतर कितना है, 8 है। तो जहाँ अंतर अंश और हर के बीच में सबसे ज़्यादा है वो छोटी भिन्न, और जहाँ अंतर जो है जहाँ पर अंतर जो है देखा जाए तो देखो 5/13 में अंतर कितना, 8 का है, ठीक है ना। 4/9 में अंतर कितने का है, 5 का है। बंद हो गया, चल रहा है, ठीक है। और 3/8 में जो है 5 का डिफरेंस है, और 2/5 में 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी भिन्न जो है 5/13 है। इसके बाद इन दोनों का नंबर, चौथी भिन्न पूछी हमसे, तो क्रम में लिखने पर चौथी भिन्न जो है कौन सी होगी, वो 2/5 होगी। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार पुनः समझो सवाल को अच्छे से। कह रहा है कि 2/5, 3/8, 4/9, 5/13 को आरोही क्रम में जब लिखा जाए तो चौथी भिन्न कौन सी होगी, ठीक है ना। तो कुछ मत करो, आप अंश और हर के बीच में डिफरेंस ले लो। जिस भिन्न का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिस भिन्न का डिफरेंस कम होगा वो बड़ी भिन्न होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 और 13 में 8 का डिफरेंस है तो ये छोटी भिन्न हो गई, ठीक है ना। और 2 और 3 में 3 का डिफरेंस है, बाकी इनमें जो है 5-5 का डिफरेंस है, तो ये चौथी भिन्न आपकी हो गई। क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए, एक सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2x² - 5x - 12 बराबर 0, तो x का मान बताइए कितना होगा, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है। देखो बेटा, ये सुपर टेट में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है बहुत ही बड़े ही इम्तिहान से इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। अभी बहुत आपके पास समय है। अगर आप धीरे धीरे जो है सीखेंगे चीज़ों को और नोट करेंगे अपने जो है रजिस्टर पे, तो एक दिन आप जो है मैथ से बिल्कुल आपका जो डर है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, 12 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, कितना हो गया, 24। तो 24 के आप ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। तो आपको टेबल आनी चाहिए भैया, ठीक है।
1 से 30 तक आपको टेबल एकदम फर्राटेदार आनी चाहिए, ठीक है ना। 1 से 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, 1 से कम जो है 10 तक आपको क्यूब आने चाहिए, इतना आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। और कैलकुलेशन का यदि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है गुणा को सॉल्व करो, ठीक है। गुणा में 2 फायदा होगा, गुणा भी होगा जोड़ भी होगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसके बाद देखो 24 को हमने जब लिखा तो 24 को आप लिखेंगे और डिफरेंस ऐसा फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 5 आ जाए, या फिर ऐसे बोलो तो 8 या कितना होता है 24 होता है, और 8 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है ना। इसके बाद ये 3x हो जाएगा प्लस का और माइनस का 12, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लोगे तो यहाँ पे जब आप कॉमन लोगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। 2x कॉमन होगा तो 2x जब कॉमन होगा तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, ठीक है ना। तो x माइनस 4 और ये प्लस का 3 है, तो ये जब बाहर प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा, जब बराबर में करोगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है जब ये माइनस का है, यहीं पे देखो आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना है, इतना ही सॉल्व कर लो, हो जाएगा। x के बराबर में जब लाओगे तो ये किस में प्लस में आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4, प्लस का 4 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। कि एक जो है रेखा खींची हुई है, ठीक है, और ये कोण हमने यहाँ पर बना लिए हैं बेटा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये कोण हो जाएगा 5x, ये वाला कोण होगा बेटा तुम्हारा मध्य वाला 4x, ठीक है ना, इस तरीके से। सही है, ये 4x हो गया और ये आपका हो गया 6x, इस तरीके से। अब इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, तो आप जोड़ लो 5x प्लस 4x प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10 5 कितना हो गया 15 हो गया। 15x के बराबर वैल्यू कितनी है 180 डिग्री, तो 1 के बराबर निकाल लो या x बराबर निकाल लो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 12 चौक कितने हो गए 48 डिग्री, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस सवाल को एक बार पुनः समझो, बढ़िया तरीका बेटा समझो। देखो ओरल इस सवाल को आप कैसे करोगे, ये तो मैंने लिख के बता दिया, लेकिन ओरल इस प्रश्न को कैसे करोगे आप सॉल्व। कह रहे यदि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों के बीच 5:4:6 का अनुपात है, ठीक है ना, मध्य कोण का मान बताइए कितना है। एक रेखा होगी, आप मेंटली जो है 180 डिग्री कोण बना लें, या आप कुछ भी मत करो, इन तीनों ये क्या पूछ रहा है यहाँ ध्यान समझो बेटा। यदि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों के बीच 3 एंगल बने हुए हैं, ठीक है। अब 3 एंगल बने हुए तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्री ऊपर और 180 डिग्री नीचे, यानी 3 डिग्री का पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि तीनों कोणों का जो सम दे रखा होगा वो 180 होगा, कितना होगा 180 होगा। तो जो भी आपके सामने यहाँ पर रेशियो दे रखा है, इस रेशियो का आप सम कर लो। 5 4 कितना 9, 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, 15 बराबर 180 है, 1 बराबर 12 हो जाएगा, 4 बराबर कितना होगा 48 हो जाएगा। सीधा आप क्विक आंसर क्लिक करें, ठीक है, समझ में आया। चलो बेटा इसके बाद जो है अगला प्रश्न क्या है ये समझो। हो गया, तो देखो बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा कि 8428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि अगर हम 8428 में 13 का भाग लगा देंगे और भाग लगाने पर जो संख्या बचेगी, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा वो संख्या अगर इसमें से माइनस कर दें तो वो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि 8428 में यदि आप 13 का भाग लगाते हैं तो जो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर अगर इसमें से माइनस कर दें तो ये संख्या पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो देखो बेटा 13 6 78 होता है, कितना होता है 84 में से आप 78 को माइनस करें कितना बचेगा 6 बचेगा और 2 यहाँ पर है, तो कितना हो गया ये 62 हो गया। और 13 चौके कितना होता है 52, कितना बचा 10 बचा, ठीक है, तो कितना हो गया ये 108 हो गया। तो 13 8 कितना होता है 104 और है यहाँ पर कितना 108। यानी कि अगर इस नंबर में से हम 4 को माइनस कर दें, 4 को माइनस कर दें तो ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यानी कि 8424
24, ठीक है, ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है। कह रहा कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो 9:7 है। ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका परिमाप 64 सेंटीमीटर हो। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये आयत है, ठीक है ना। आयत का जो परिमाप होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता बेटा 2l + b। कितना होता है? 2l + b होता है। और ये दोनों भुजाओं का रेशियो है। तो और परिमाप दे रखा है 64, यानी कि 2l + b बराबर कितना है? 64 है। तो इस दो को आप जो है 64 को हटा दीजिएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यानी कि दोनों भुजाओं का जो योग है वो 32 होना चाहिए। और यहाँ पर रेशियो कितना दे रखा है? 9:7 दे रखा है। तो 9:7 है बेटा, 9:7 का सम कर लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 9:7 4 = 32। तो 16 के बराबर वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहाँ पर 16 के बराबर वैल्यू होगी 32। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 1 के बराबर 2 है बेटा, ठीक है ना। तो पूछा इसमें क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो एक भुजा हो जाएगी 18 और एक दूसरी भुजा हो जाएगी 14। ठीक है ना। तो ये लंबाई 18 हो जाएगी और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बेटा? 14 हो जाएगी। अब जो है आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 4 × 32। अब देखो ऑप्शन जो है अलग अलग दे रखे हैं, ना। तो पूरा 18 का मल्टीप्लाई 14 मत कीजिएगा, आप यूनिट डिजिट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 32 32। इसमें ऑप्शन वही आंसर होगा जिसका लास्ट डिजिट जो है 2 होगा। तो एक ही ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है 252। ठीक है ना। तो 252 जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा बेटा। ठीक है, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम? ठीक है, तो देखो बेटा एक बार पुनः इस सवाल को समझने की कोशिश करो कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो है वो 9:7 है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है, उसका परिमाप दे रखा है 64 सेंटीमीटर। आयत का जो परिमाप होता है वो 2l + b होता है, यानी कि 2l + b बराबर कितना दे रखा है? 64। तो l + b का मान कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और दोनों भुजाओं का रेशियो कितना दे रखा है बेटा? 9:7 दे रखा है। तो 9:7 के बराबर 32, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो 1 बराबर कितना होगा बेटा? 2 होगा। तो 1 बराबर अगर 2 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है ना। और 7 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। 4 × 32। आप भुजाओं का, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो 18 × 14 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 252 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 252 वर्ग सेंटीमीटर। ये इस सवाल का आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या है समझो। अगला प्रश्न यह है कि दो क्रमागत बट्टों 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा ज्ञात करो बेटा कितना होगा। ऑप्शन है 30%, 25%, 24% और 20%। तो अब जो है इसका थोड़ा कंसेप्ट आपको हम बता दें। दो क्रमागत बट्टा जो है दे रखे, एक बट्टा दे रखा है 20%, एक बट्टा दे रखा है 5%। आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है कितना होगा, एकल डिस्काउंट बताना है कितना होगा, या समतुल्य बट्टा बताना है कितना होगा। ठीक है बेटा। देखो 30 तो इसमें काट दो, 30 तो ऑप्शन होगा ही नहीं। 20 भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम है बेटा। ठीक है, अब आपके पास बचते हैं 25 और 24। 25-24 में से एक ही इसमें आंसर होगा। तो आप इस टाइप के प्रश्न को 100 मान के भी लगा सकते हो। ठीक है ना। आप नेट चेंज के फार्मूले से भी लगा सकते हो और थॉट प्रोसेस से भी आप लगा सकते हो। तो पहले अगर 100 मान के इस सवाल को हम बताएं तो कैसे बताएं। 100 मान लो MP है। ठीक है ना। पहले हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी वस्तु हमने कितने में बेची? 80 रुपये में। तो 80 बटे आप यहाँ पर 100 लिख सकते हो।
फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो 95/100 हो गया। 100 से 100 बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब जो है इसका इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो, या फिर एक काम करो 0 से 0 कैंसिल कर दो, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 8 गुणा 9.5, 8 पंजे 40 की 0, फिर लगी 4, 8 ने 72, 72 4 कितना हो गया बेटा 76, ठीक है ना। यानी कि 76 रुपये में हमने वस्तु को बेचा है। अब क्या करना रहेगा, देखो इस 100 मान के करोगे ना आप, तो 100 में से ये नंबर माइनस भी का आपको करना पड़ेगा। अगर 100 में से बेटा हम 76 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। यानी कि जो समतुल्य बट्टा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 24% निकल के आएगा, अगर 100 मान के आप करोगे तो। और नेट चेंज पे कैसे करोगे, तो नेट चेंज का फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, x + y + xy/100, ठीक है। तो ये मतलब कि आपका जो है डिस्काउंट वाला मामला है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो x का मान 20 मान लो बेटा और y का मान 5 मान लो, ठीक है ना। तो ये 20 + 5 - 20 गुणा 5/100, तो ये 20 5 कितना हो गया 25, और 20 पंजे कितना हो गया ये 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो 25 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 24%, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। और थर्ड प्रोसेस से एक तरीका और इसका, आप रेशियो मेथड पे चले जाओ, ठीक है। रेशियो मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड प्रोसेस पे कैसे करोगे इस सवाल को, जैसे 20% है, ठीक है, इधर 5% है, तो 20 5 कितना हो गया 25 हो गया। आंसर जो होगा वो 25% से कम होगा, जैसी बात है। तो 25% से कम 25 तो होगा नहीं, क्यों जोड़ के ही 25 आ रहा है, तो एक 25 नहीं होगा, फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 24%। इसी को आप जो है क्लिक करके चले जाओ, बात खत्म, ठीक है। तो ये तुम्हारी होगी थॉट प्रॉफिट, सही है ना। चलो बेटा बंद हो जा रहा क्या, अब देखो बेटा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल एक रेशियो से जरूर सवाल पूछा जाएगा बेटा। कह रहा है कि A/B = 7/9, ठीक है ना। थोड़ी कैमरे में जो है प्रॉब्लम आ गई, इसलिए रिकॉर्डिंग जो है सही तरीके से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आज जो है ये इस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। A/B = 7:9 है, ठीक है। और कह रहा है कि बेटा B/C बराबर दे रखा है इसने जो है 1/5, ठीक है। अब आपसे पूछा यहाँ पर बेटा कि A/B/C का मान बताओ क्या होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए बेटा कुछ मत करो, उल्टी n का यूज कर दो। लेकिन उल्टी n का यूज आप कब करेंगे, जब ये दोनों सेम हो। जब ये दोनों सेम हो, इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको सेम बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो 7 एकम कितना हो जाएगा बेटा 7, 9 एकम कितना हो जाएगा 9, और 9 पंजे कितना हो जाएगा बेटा 45। तो 7:9:45 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गया सब लोग। एक बार पुनः इस सवाल को समझो। बहुत से हमारे भाई बहन जो है इस टाइप के प्रश्न में भी गलतियां करते हैं, ठीक है, क्योंकि गलती आप लोग यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखते हो बेटा। और उल्टी एन का यूज, जैसे मास्टर साहब ने बता दिया कि जब भी इस टाइप का रेशियो तो उल्टी एन का यूज कर दो, बात खत्म। फिर अब उल्टी एन का यूज करने से ही काम नहीं चलेगा। अगर मान लो उसने यहाँ पर लिख दिया बेटा C/B, तो रेशियो पलट जाएगा पूरा का पूरा। तो आपको ये भी जो है यहाँ पर पलटना पड़ेगा। ये उल्टी एन का यूज तभी होगा मेरे दोस्त जब यहाँ पर दोनों सेम हो। जब यहाँ पर भी B हो और यहाँ पर भी B हो, तब तुम्हें उल्टी एन का यूज करना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा कह रहा है कि A/B = 7:9 और B/C बराबर है 1/5 है। तो अब यहाँ पर आपसे A+B+C का मान पूछा है या A/B/C का मान पूछे, तो कुछ मन नहीं करो बेटा। 7 का 1 में गुणा कर दो 7, 1 का 9 में गुणा कर दो 9, और 9 का 5 में गुणा कर दो 45, बात खत्म। अगर यहाँ पर बेटा A और C का रेशियो पूछ लेता तो डायरेक्ट आप गुणा कर सकते थे, डायरेक्ट गुणा। 7 एकम 7 और 9 पंजे 45, तो 7/45 आंसर हो जाता अगर यहाँ पर A/C का मान पूछता तो, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, समझ आ गया यहाँ तक। चलो बेटा अगला सवाल देखो। देखो बेटा अगला प्रश्न ये है कि 400 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%, ठीक है, और टाइम दे रखा है 2 साल। अब यहाँ पे पूछा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम जो है 2 साल है, तो जो नेट इफेक्टिव रेट होगी वो होगी 21%। कितनी होगी? 21% होगी। तो 400 का आप जो है 21% निकाल लो। अगर 400 का मेरे दोस्त 21% निकालोगे तो कितना आएगा? 84। तो 84 रुपये जो है ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? देखिए 2 साल का अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए और रेट कितनी भी दे रखी हो, हम आपको जो है एक तरीका बता दे रहे हैं। रेट कितनी भी दे रखी हो, अगर समय 2 साल है तो आप क्या करेंगे, एक बार रेट का टाइम में गुणा कर देंगे और रेट का एक बार स्क्वायर करके जो आपने रेट का टाइम में मल्टीप्लाई किया है उसमें आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो नेट इफेक्टिव रेट आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है उसका आप परसेंटेज के माध्यम से निकाल लीजिएगा, सीधा एक लाइन में आंसर आएगा, सीधा एक लाइन में आंसर आएगा। और इससे ये भी फायदा होगा, अगर आप यहाँ पर ये नेट इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं तो ओरल आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉपी पेन उठाए हुए। ठीक है, जैसे देखो अगर रेट 10% है, टाइम 2 साल है, तो नेट इफेक्टिव जो रेट हुई वो 21% हो गई। ठीक है ना, अब 400 का 21% निकालोगे तो 100 से 2 जीरो तो खत्म ही हो गए। ठीक है, 21 चौकू कितने हो गए? 84 हो गए। आप एक लाइन में जो है आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा सब लोगों के? चलिए बेटा अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल ये है कि कह रहा कि यदि a प्लस बी बराबर 5 है, a प्लस बी बराबर 5 है और ए बी बराबर दे रखा है बेटा 4। ठीक है, तो पूछा है कि भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान बताओ कितना है। चलो बेटा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है बेटा 16, तीसरा ऑप्शन है बेटा 15 और चौथा ऑप्शन है 20। देखो बेटा ए और बी के आपको ऐसे मान मानने हैं कि जोड़ने पे तो आ जाए 5 और गुणा करने पर आ जाए बेटा 4। ठीक है, तो कौन से ऐसे मान हो सकते हैं बेटा? देखो या तो ए का मान आप 4 मान लो और बी का मान 1 मान लो, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, और 4 का 1 में गुणा करो तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो आप यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर दो और 1 का स्क्वायर कर दो, तो 4 चौको कितने हो गए बेटा? 16, और 16 में से 1 को घटा दो, कितना आएगा? 15 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया बेटा? चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? अगला प्रश्न ये है कि एवरेज से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि 3 संख्याओं, ठीक है ना, 3 संख्याओं का औसत जो है वो 7 है, तो इसका सम कितना हो गया? 21 हो गया। और पहली 2 संख्याओं का एवरेज 4 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो ये कितना हो गया? ये 8 हो गया। 21 में से 8 का घटाओगे तो कितना बचेगा? 13। तो पूछा क्या बेटा? तीसरी संख्या बताओ कितनी है, तो तीसरी संख्या 13 हो गई। एक बार पुनः सवाल को समझो। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत कितना? 7 है, तो 3 का जब 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 21 प्राप्त होगा। यानी कि उन 3 संख्याओं को जो योग है वो 21 है। और पहली 2 संख्याओं का एवरेज 4 है, पहली 2 संख्याओं का एवरेज कितना है? 4 है, तो इनका सम कितना हो गया? 8 हो गया। अब पूछा भैया तीसरी संख्या बताओ क्या है, तो 2 संख्याओं का एवरेज यहाँ पर है, तीनों संख्याओं एवरेज यहाँ पर है। अगर तीनों संख्याओं के सम में से 2 संख्याओं के सम को घटा देंगे तो तीसरी संख्या निकल पड़ेगी। तो 21 में से अगर 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 13 आएगा। ठीक है, खत्म सवाल। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल देखो। आगे सवाल ये है बेटा, एक षट्भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक षट्भुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, और इस तरीके के सवाल जो सुपर टेट के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है बेटा। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 9, 7,
5 और 6, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। एक षटभुज में विकर्णों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। तो इसके लिए फार्मूला है n² माइनस 3n बटे 2, n² माइनस 3n बटे 2। n का मान कितना है, एक षटभुज है, तो यहाँ पर जो षटभुज यानी n कितना आ जाएगा 6, n बराबर बेटा 6 है, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर करें कितना आएगा 36, ठीक है। और 6 को यहाँ रख लो, माइनस कितना हो जाएगा बेटा 18, और 36 में से 18 को घटा के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा, है ना। अच्छा, तो कितना आएगा 9। पहला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। एक बार पूरे समझो, एक षटभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो एक षटभुज में विकर्णों की संख्या जब ज्ञात की जाए तो इसके लिए फार्मूला होता है n² माइनस 3n बटे 2, n² माइनस 3n बटे 2, n² माइनस 3n बटे 2। ये आप लोग रट्टा मार लो इस फार्मूले को, ठीक है ना। तो n क्या है, षटभुज, षट का मतलब 6 भुजाएं, ठीक है ना। 6 भुजाओं वाला कोई जो है त्रिभुज है, ठीक है ना। 6 भुजाओं का बहुभुज बोल सकते हैं। यहाँ पर जो है 6 भुजाओं कोई बहुभुज है, उसके विकर्णों की संख्या जो है बतानी है। तो n का मान 6 है, n का मान 6 यहाँ पर जो है आप जो है रख दें तो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को। चलो बेटा, अगला सवाल क्या है जब समझते हैं। अगला सवाल कैलेंडर से संबंधित है। कह रहा यदि बीते दिन से पहले वाला दिन रविवार था, यदि देखो हम एक बार सवाल को लिख दें प्रॉपर रूप से और फिर आपको समझा दूं तो सीधा आपकी समझ में आ जाएगा कि कैलेंडर के सवाल जो है ये दिन वाले जो सवाल होते हैं आगे पीछे कल परसों वाले, एक कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत आसान सा मेथड हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आप जो है टेंशन ना लें। सवाल क्या है, कह रहे यदि बीते दिन, पूरा सवाल हमें लिख लेने दीजिए। यदि बीते दिन से पहले, बीते दिन से पहले वाला दिन, पहले वाला दिन रविवार था। कौन सा दिन था बेटा, रविवार था, समझना बेटा। तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। ऑप्शन क्या क्या बेटा है, ऑप्शन है सैटरडे, ठीक है, फिर ऑप्शन है मंडे, और फिर ऑप्शन है संडे, और फिर ऑप्शन है ट्यूसडे, ठीक है बेटा। देखो अब सवाल को समझो मेरे दोस्त। कह रहे कि यदि बीते दिन से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन होगा। इस टाइप के प्रश्नों को करने का बहुत आसान हम आपको मेथड बता रहे हैं, बस आप स्क्रीन पर आंखों को जमा लीजिएगा और समझिएगा कि हम सवाल को इसको कैसे बता रहे हैं। बहुत से लोग आजकल परसों करके करते हैं, हम वैसे आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। बस आपको यहाँ पर सवाल जो लिखा हुआ है सवाल पढ़ते जाओ और सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, यदि बीता दिन एक दिन हो गया बेटा अपने आप में, फिर पहले वाला दिन एक दिन ये हो गया, कौन सा दिन था, रविवार था, ठीक है ना। तो आने वाला कल एक दिन हो गया, फिर अगले दिन एक दिन हो गया, फिर तीसरा दिन, ये 3 दिन हो गए, ठीक है। ऐसे करके आप लिख लो, ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो देखो बेटा, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, 2 हो गया, ये 3, 4 और 3 7 दिन आ गए। अब आपको पता होना चाहिए हर 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है, हर 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है। तो यानी कि अगर मान लो यदि बीते दिन से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाला जो दिन होगा, यानी कि आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, फिर भी जो है संडे ही होगा बेटा, संडे ही होगा, ठीक है। हर 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। यदि बीते दिन से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा दिन था, तो रविवार था। किस तरीके से सवाल को करोगे समझो एक बार फिर। यदि बीते दिन से पहले, अब बीते दिन से पहले एक दिन हो गया ना, आने वाला दिन एक दिन हो गया, क्या दिन था, रविवार था।
फिर कह रहा है तो आने वाले कल, अब जो आने वाला कल होगा वो अपने आप में एक दिन होगा, फिर अगले दिन वो भी एक दिन होगा, फिर तीसरा दिन मतलब 3 दिन, ठीक है ना। इतने जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सबको आप ऐड कर लो तो कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। और हर 7वें दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है बेटा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो सैटरडे यहाँ पर क्या है, रविवार है, तो रविवार ही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो बेटा देखो अब जो है एक और सवाल कर लो बेटा, ठीक है। क्या सवाल है समझो। कह रहा है कि 11,7, 6, 9, 12, 15, 19 की मध्यिका ज्ञात करो, की मध्यिका ज्ञात करो। तो देखो बेटा, जब भी अवर्गीकृत जो है आंकड़ों की मध्यिका पूछी जाए तो वहां पर n जो है वो माने रखता है। n के हिसाब से फार्मूला लगता है। कैसे? n का मतलब है पदों की संख्या। n का यहां पर मतलब क्या है बेटा, पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब पदों की संख्या मतलब क्या है, यानी कि जितने पद दे रखे हैं वो सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। अगर सम दे रखे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका अगर पूछी जाए तो पूरा मामला किस पर डिपेंड है, n पे डिपेंड है। n क्या है, पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या सम है तो इसके लिए फार्मूला है 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, ये फार्मूला लगेगा। अगर n पदों की संख्या विषम है तो इसके लिए फार्मूला लगेगा बेटा n प्लस 1/2वें पद का मान। क्लियर है? इसके बाद जो है आपको क्या करना रहेगा, जो अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, जो ये नंबर दे रखे हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना रहेगा, आरोही क्रम में लिखने पर। अब आप इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6, 6 के बाद बेटा 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ठीक है ना, और 11 के बाद बेटा 12, 12 के बाद 15, ठीक है ना, 15 के बाद 19। अब इन नंबर को काउंट कर लो बेटा, कितने नंबर हैं, 3 और 3 6, 7 नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 7 नंबर। और 7 जो संख्या होती है बेटा वो कैसी होती है, विषम होती है मेरे दोस्त। कैसी होती है, विषम। तो इसमें विषम वाला फार्मूला लगेगा। n बराबर कितना आया यहाँ पर, 7, n बराबर 7 आया, तो 7 प्लस 1/2वें पद का मान। क्या समझे मेरे दोस्त, 7 प्लस 1/2वें पद का मान, 2 से ये 8 काट दो, कितने बार जाएगा बेटा, 4 बार, यानी चौथे पद का मान ही मध्यिका होगी। तो 1 2 3 4, यानी मध्यिका कितनी होगी बेटा, 11 होगी। मध्यिका कितनी होगी, 11 होगी। समझ में आया अच्छे से? देखो एक बार पुनः समझो, अगर आपसे अवर्गीकृत आंकड़ों की मध्यिका पूछी जाए, ये सांख्यिकी संबंधित प्रश्न है, तो आपको क्या करना रहेगा, इन आंकड़ों को काउंट कर लो। आंकड़े हैं कितने, काउंट करने का मतलब n ज्ञात कर लो, पदों की संख्या कितनी दे रखी है। अगर पदों की संख्या सम निकल के आए तो इसके लिए फार्मूला आप ये लगाएंगे 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। अगर n बराबर विषम आए तो फार्मूला ये लगेगा n प्लस 1/2वें पद का मान। अब फिर क्या करना रहेगा तुम्हें, जो भी अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं इनको आपको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में लिख लिया, इसके बाद जो है n का मान रख लिया, जो भी फार्मूला है वो पुट कर दो। इसके बाद जो आए बराबर में भी देख लो बेटा कि कौन सा क्या माजरा है पूरा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 4 निकल के आया था तो ये अब गिन लो इधर से 1 2 3 4, 4 नंबर पे जो भी पद होगा वो उस सवाल की क्या होगी, मध्यिका होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हम जो है समझाने में ये प्रश्न जो है सफल रहे होंगे।
ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल के साथ जो है, तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। डेली रात में 9 बजे जुड़ना हमारे साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन भी भाई बहन का मैथ्स फ्रैक्शन वीक है, कमज़ोर है, मैथ्स फिजिकल को डर लगता है और आप टेस्ट, सुपर टेस्ट, फीटेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ना 9 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर रात में डेली हम जो है 9 बजे आकर के आप लोगों को लाइव पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को यूट्यूब जो है आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।